without even having that hitch, you are sick. That means the family support is so very good, and family support is so very important. This social fabric is missing in America. That means these patients must not be having any purpose of living also. I think this social support system, this social fabric that we have in India is not seen out. लोग कहते हैं ठीक है अमेरिका चले जाते हैं जी ट्रीटमेंट कराने, बट आपने अमेरिकन का हाल देखा है क्या? हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑन शशांक सिंह अनफिल्टर्ड। तो आज की वीडियो और आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं दैट इज डॉक्टर मनीष सिंघल। सो डॉक्टर मनीष सिंघल इज अ सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी एट इंद्रप्रस्था Apollo Hospital, New Delhi. Dr. Singhal has more than 15 years of experience in medical oncology practice, and he has more than 19 international publications under his name and had been awarded the Best Exam Award at European Society of Medical Oncology in 2013. And his special interest is in treating breast cancer. So let's get the podcast. सर मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। आपके पॉडकास्ट में जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने कॉपी पेन नोट्स हर चीज़ रेडी रखिए क्योंकि इस पॉडकास्ट से उन सबको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है एंड दे में अप्लाई। सो सर मैं चाहता हूँ पहला क्वेश्चन जो मैं आपसे पूछूँ, एक थॉट आता है कैंसर वर्ड। हम सब तो सर एक मिडिल क्लास बंदे हैं जो कि एक टर्म्स जानते हैं, लेकिन आप इसमें एक्सपर्टीज रखते हैं। सो कुछ अवेयरनेस सर, कैंसर होता क्या है एंड जो मिथ हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है कि थ्रेट या डेथ, उसको सर मैं चाहता हूँ थोड़ा सा क्रिस्प एंड क्लियर कीजिए। सो बेसिकली आपने पूछा कि कैंसर क्या होता है एंड वाई इट इज़ सो थ्रेटनिंग, एंड एक थ्रेट वर्ड इसके साथ डेफिनेटली एसोसिएटेड है। सो कैंसर इज़ नथिंग बट योर ओन सेल्स। आप ही के अपने सेल्स हैं जहाँ जिनमें कुछ ना कुछ ऐसी डीएनए म्यूटेशन कई सारे कारणों से हो जाती है, और वो डीएनए म्यूटेशन इस तरह से हो जाती है कि वो उनकी ग्रोथ होने लगती है, अनहिंडर्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, जिसकी वजह से वो ऑर्गन फंक्शंस को ख़राब करना शुरू कर सकते हैं या कर देते हैं, डिपेंडिंग आप किस स्टेज में उसको पकड़ते हैं। क्योंकि उनमें पोटेंशियल है कि बाकी सेल्स की ग्रोथ को इम्पीड करना, बाकी ऑर्गन फंक्शंस को ख़राब कर देना, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए ख़राब है और उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी होगा। बट ये कोई बाहर के कीटाणु नहीं है, बाहर का कोई इन्फेक्शन नहीं है। इट इज़ योर ओन सेल्स विच बिकम कैंसरस बिकॉज ऑफ सम रीज़न और दी अदर। और क्योंकि ये स्प्रेड कर सकते हैं दूसरे ऑर्गन्स में, दूसरे ऑर्गन्स के फंक्शंस को भी ख़राब कर सकते हैं, यानी कि एक ऑर्गन ख़राब हो गया तो दूसरा ऑर्गन ख़राब हो गया, तो ऑफ कोर्स ये थ्रेटनिंग भी है। दे कैन पोटेंशियली बिकम थ्रेटनिंग फॉर योर लाइफ। सो यू हैव टू करेक्ट इट, यानी उसको आपको ठीक करना ही पड़ेगा। और थोड़ा सा डर इसलिए भी है क्योंकि इसका जो ट्रीटमेंट है, क्योंकि बीमारी खतरनाक है तो ट्रीटमेंट भी थोड़ा खतरनाक है। बट मैं ये बात बताना चाहूँगा कि सन 2011-12 के बाद से जनरली इसमें कीमोथेरेपी और बड़ी सर्जरीज़ के बारे में हम बात करते हैं जी। अब जो नया ट्रीटमेंट आ रहा है कैंसर का, दैट इज़ नॉन थ्रेटनिंग। रिलेटिवली 2011-12 के बाद कोई भी नई कीमोथेरेपी ड्रग ऐड नहीं हुई है। अच्छा, जो भी ऐड हुआ है सब टारगेटेड थेरेपीज़, टारगेटेड एंटीबॉडीज़, जो कि अपने आप में कम साइड इफ़ेक्ट्स वाली हैं, ज़्यादा एफिकेशियस है और ज़्यादा लंबे समय तक बीमारी को कंट्रोल में रख सकती है। सो द वर्क इज़ गोइंग ऑन, काफ़ी सारा काम हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि वी हैव बिकम सक्सेसफुल, बट या वी आर बिकमिंग सक्सेसफुल विद एवरी पासिंग ईयर। सर जैसे मेजर जो ऑडियंस हमारी 21 साल से 29 साल, जैसे मेरी अपनी एज में बताऊं, तो ऐसा कौन सा मैसेज है जो कि सबको पता होना चाहिए रिलेटेड टू द कैंसर साइड? तो यार फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो है प्रिवेंशन, कि कैसे हम कैंसर को रोक सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। मैं देखता हूँ कि आजकल यंगस्टर्स, जैसे आपने यंगस्टर्स की बात करी, दे टेक ऑन टू वेरी इजीली टू स्मोकिंग, टोबैको यूज़। बहुत सारी ऐसी एड्स आती हैं, हमारे काफ़ी सारे हीरो हीरोइन हैं जो प्रमोट भी कर देते हैं, और उस पर अब बंदिश लग गई है, बड़ी अच्छी बात है ये। सो स्मोकिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एटलीस्ट 30% ऑफ टोटल कैंसर्स दैट इंडिया सीज, टोबैको इन एनी फॉर्म। देन कम्स एल्कोहल। जब मैं यहाँ नोएडा में आया था सन 1992 में, एक भी पब नहीं था। अब तो शायद पब्स गिन भी नहीं पाओगे आप जी, इतने सारे पब्स हो गए, सारे भरे हुए हैं जी। आप कभी गलती से चले जाओ या उसके आसपास से गुजर जाओ तो देर ऑल मतलब रनिंग इन प्रॉफिट्स।
Right. So that means that culture has come in. So people have started drinking. Alcohol is another major cause of cancer and cancer related deaths. Second, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है. जी. सबको बहुत जल्दी अमीर बनना है, सबको बहुत जल्दी बहुत कुछ चाहिए. आपने मिडिल क्लास की बात करी थोड़ी देर पहले, और अब मिडिल क्लास से सब अपर क्लास बनना चाहते हैं, अपर क्लास से सुपर अपर क्लास, एंड यू हैव टू बिकम सुपर रिच, सुपर फास्ट. वो सुपर फास्ट वाला जो सुपर रिच बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सुपर फास्ट सुपर रिच बनने में प्रॉब्लम है. सो दैट इज़ वन फैक्टर जिसके लिए कहीं ना कहीं हम कुछ हद तक एथिक्स को भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, और कहीं ना कहीं उसका हमारे स्ट्रेस पे, हमारी साइक पे, हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट पड़ता है. शायद हम रियलाइज़ नहीं कर पाते. एक ये फैक्ट. दूसरा, इस हबड़ दबड़ में पीपल हैव बिकम वेरी सेडेंटरी. काफ़ी बार ना लोग आते हैं मेरे पास, पेशेंट को कैंसर हो जाता है यंग एज में, कहते हैं जी, मैंने कहा क्या हो गया, क्यों हो गया जी? कहते हैं जी स्मोकिंग करते थे सर, उसी से हुआ होगा. सर हमारे तो ताऊ चाचा करा करते थे, वो तो हुक्का पिया करते थे, 70-80 साल के हो गए. मैंने यार एक बात बताओ, वो एक गांव से दूसरे गांव कैसे जाते थे? कहते जी चल के जाते थे. कितने सर? 10 किलोमीटर चल लेते थे. मैंने तुम कैसे जाते हो? और कहते सर तो मैं तो ब्रेड लेने भी बाइक पे जाता हूँ. तो हो गया ना. सो दैट मीन्स द प्रीवियस रिस्क फैक्टर हैज़ बीन undermined, the risk of smoking. So of course what he was telling is right, but that has been undermined, or has been balanced by extreme physical activity and endurance level. That's the reason they could survive one bad habit. But now we have so many bad habits. So sedentary lifestyle, no working out, stress कोई नहीं. 2-4 घंटे काम किया, फिर चबूतरे पे बैठ के आपने हुक्का कर लिया, लोगों से गपशप मारी, फिर गए, फिर थोड़ा सा घूम फिर के फिर सो गए. अर्ली टू राइज, अर्ली टू बेड. That is what they used to do. But that is not the lifestyle today. So we are imbibing all the bad things and yet creating more bad things. That's the reason you get these outcomes. So ये सब चीज़ों से हमें बचना पड़ेगा. I think these are the lifestyle modifications. यही मेरा मैसेज होगा यंगस्टर्स को कि we have to go back to the roots, back to the basics. Back to the basics से ही हम इस कैंसर की प्रॉब्लम से बच सकते हैं. ये आसान तो नहीं है, बट स्टिल नॉट वेरी डिफिकल्ट. ब्यूटिफुली आंसर्ड. सो सर, मेरे क्वेश्चन था कि स्ट्रेस, आज आपने जैसे बताया एवरीबडी इज इनटू द स्ट्रेस, तो अगर मैं 24 घंटे स्ट्रेस में भी लोगों को देखता हूँ, तो बॉडी सर ऐसा क्या सिग्नल देना शुरू करती है? बिकॉज आई एम लुकिंग वेरी नॉर्मल, बट बैक ऑफ द माइंड देयर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग बिहाइंड माई माइंड. थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे मैं सर फ्रस्ट्रेट कर रहा हूँ, इरिटेट हो जाता हूँ. सो बॉडी क्या सा सिग्नल देना शुरू करती है जिससे कि हम प्रिवेंट कर सकें, आगे चल के वो एक बड़ा थ्रेट ना बन जाए? बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं. आपका रेस्टिंग हार्ट रेट बढ़ जाएगा. अगर आपका अमूमन एक रेस्टिंग हार्ट रेट रहना चाहिए 80 से नीचे, वैसे प्रेफरेबली 70 से नीचे रेस्टिंग हार्ट रेट. सो यू विल हैव योर रेस्टिंग हार्ट रेट अबव 80, तो समझ जाओगे आप थोड़े से स्ट्रेस में हमेशा हो. हार्ट रेट पता करना बहुत मुश्किल नहीं है. आप अपनी नब्स देख सकते हो. आजकल पल्स ऑक्सीमीटर कोविड के बाद सबके पास ही था, जेब में लेके घुमा करते थे लोग. सो रेस्टिंग हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा हाई रहना शुरू कर दिया. आप माइल्डली डायबिटिक हो गए. आप डाइट तो कंट्रोल कर रहे हो, बट स्ट्रेस को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, राइट. आपका HbA1c जो कि 3 महीने की एवरेज शुगर है, वो 5.9, जो कि नॉर्मली 5 से नीचे होना चाहिए. बट अब कहते हो नहीं डायबिटीज़ तो नहीं है, चल जाएगा, अभी तो काम चल जाएगा. तो सो ऑल दीज स्मॉल थिंग्स स्टार्ट, यू स्टार्ट फाइंडिंग आउट. जैसे अभी आपने मेंशन किया कि आपको जल्दी गुस्सा आने लग गया, आपको इरिटेशन होने लग गई, आप सो नहीं पाते, साउंड स्लीप ही नहीं आती. मतलब 7-8 घंटे की साउंड स्लीप जो आनी चाहिए वो नहीं आती. यू टेंड टू गेट बुरे सपने आने शुरू हो गए. सो देयर विल बी लॉट ऑफ सच इंडिकेशन, प्रोवाइडेड यू पे हीट टू दैम. आप उसको तवज्जो दे रहे हो तभी आपको पता चलेगा वो इंडिकेशंस. अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने इन्वॉल्व हो कि शायद आप इनकी तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहे हो तो रहा है, बट यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू इट. जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बोले सर आपने. सर मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी जो जर्नी है उसमें ट्रीटमेंट में सबसे चैलेंजिंग ट्रीटमेंट कौन सा रहा होगा? मैं सर थोड़ा सा प्रैक्टिकली जानना चाहूँगा इस पर. नहीं देखो यार, ऐसा कोई जनरलाइज तरीके से नहीं बोला जा सकता. मतलब सारे ट्रीटमेंट थोड़े थोड़े चैलेंजिंग होते ही है. आई एम अ कीमोथेरेपिस्ट. मैं सर्जरीज नहीं करता, मैं रेडिएशन नहीं करता, बट
मोस्ट ऑफ द टाइम यू एंड अप ट्रीटिंग कैंसर पेशेंट्स विद कीमोथेरेपी, एंड कीमोथेरेपी अपने आप में चैलेंजिंग होती है. चैलेंजिंग, सी वेन एवर यू ट्रीट, सबसे बड़ा चैलेंज है कि रिस्पॉन्स आए ना आए, राइट. ये सबसे बड़ा स्ट्रेस फैक्टर हमारे लिए. सो एवरीबडी हु गेट्स ट्रीटमेंट, उनको लगता है कि यार अब तो बात बननी तो चाहिए ही, बट दैट इज़ नॉट, दैट इज़ बियॉन्ड योर कंट्रोल. आप यू कैन नॉट गारंटी अ रिस्पॉन्स टू एवरीबडी. अगर आप 10 लोग को ट्रीट करते हो तो 5 to 6 विल बी गुड रिस्पॉन्डर्स, एंड 2 विल बी एवरेज, एंड 2 विल बी नॉन रिस्पॉन्डर्स. एंड ये यहाँ का स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये इंटरनेशनल स्टैटिस्टिक्स है, ये सब जगह होगा. सो सबसे पहले तो रिस्पॉन्स आ जाए, क्योंकि जो भी आदमी ट्रीटमेंट लेता है वो कहता है यार टॉक्सिसिटी हुई कोई बात नहीं, बट मैं ठीक होना चाहिए. बिल्कुल. और अगर आप नॉन रिस्पॉन्डर हो तो आप ठीक नहीं हो रहे हो, ये सबसे बड़ा स्ट्रेस. और दूसरा है कि भाई सारी कीमोथेरेपीज़ के अपने एक साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बट किसी किसी पेशेंट में एक्सेप्शनल साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं. दिस इज़ ऑल्सो बियॉन्ड कंट्रोल. मैं इसका सिंपल सा एक आपको एग्जांपल दूंगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी. जी. लोग ड्रिंक करते हैं तो काफ़ी लोग करते हैं, जो नहीं करते हैं वो शायद नहीं जानते होंगे, बट जो नहीं करते हैं वो भी जानते होंगे कि किसी को 2 पैक में चढ़ जाती है, किसी को 10 में भी नहीं चढ़ती. सही. बट दिस इज़ बेस्ड ऑन अ एंजाइम विच इज़ प्रेजेंट इन द लिवर, विच इज़ जेनेटिकली मॉनिटर्ड, मतलब जेनेटिकली कंट्रोल्ड. somebody इज़ अ फास्ट मेटाबोलाइजर, यानी कि उनकी एसिटाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जिससे अल्कोहल पचती है, वो फास्ट मेटाबोलाइजर्स होते हैं. उनकी जेनेटिकली वो एंजाइम ज़्यादा होती है लीवर में. और कुछ लोग स्लो मेटाबोलाइजर, जो स्लो मेटाबोलाइजर है उसका 2 में काम हो जाता है, और जो फास्ट मेटाबोलाइजर उसका 10 में भी नहीं होता. सेम वे दिस इज़ कॉल्ड एज फार्माकोजेनोमिक्स. एक ही ड्रग से किसी को एलर्जी हो जाती है, किसी को नहीं होती. सो उसी तरह से किसी को कीमोथेरेपी से ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं, किसी को कम होते हैं. तो साइड इफ़ेक्ट्स मैनेजमेंट भी एक प्रोटोकोलाइज्ड है. बट द गुड थिंग अबाउट मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि सारी की सारी ट्रीटमेंट अब बहुत प्रोटोकोलाइज्ड है. कभी कभी अनहोनी हो जाती है, बट जनरली ये दिस इज़ नॉट वेरी कॉमन. सो इट्स वेरी कैलकुलेटेड, वेरी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नाउअडेज. सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम कीमोथेरेपी के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने देखा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इंटरनेशनली क्यों चला जाता है, क्या इंडिया में उतनी एक्यूरेसी नहीं मिलती होगी या ट्रस्ट फैक्टर नहीं होता सर उनका? तो उनके अपने चैलेंजेस होते हैं. हमारे पास 2 सर्वाइवर्स हैं आज, Yes. एंड दे आर गुड टाइम सर्वाइवर्स एंड दे हैव डन वेरी वेल. सो आई थिंक वी विल हैव टू आस्क देम कि वेदर दे थिंक कि उनकी जर्नी में उनको कहीं डेफिशिएंसी ऐसी लगी कि जिसकी वजह से उनको लगता है कि वो बाहर चले जाते तो थोड़ा और अच्छा ट्रीटमेंट मिल सकता था या बेटर मिल जाता. बट आई थिंक सेलिब्रिटीज़ का बाहर जाना एक मजबूरी भी होती है. मेरा ऐसा पर्सनल मानना है कि इट मे बी अ पीयर प्रेशर, कि आप बाहर नहीं जा रहे हो तो शायद आपके दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं. अच्छा. फॉर एग्जांपल, अगर आप रोल्स रॉयस नहीं चला रहे हो, सारी सेलिब्रिटीज़ के पास रोल्स रॉयस है ही, तो एक पीयर प्रेशर है कि उनको रोल्स रॉयस में बैठना पड़ेगा, बिकॉज बाकियों के पास है तो आपको भी, जैसे आपके पड़ोसी के पास अगर अच्छी गाड़ी है तो आपको भी लेनी पड़ेगी. सो एक पीयर प्रेशर भी है. और मुझे लगता है कि यहाँ पर उनकी प्राइवेसी काफ़ी ब्रीच हो जाती है. द पापाराजीज आर आफ्टर देयर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, संजय दत्त को बीमारी हुई, आज संजय दत्त ने छींक मार दी, आज संजय दत्त को उल्टी हो गई, आज वो थोड़े थके थके चलते हुए नजर आ रहे थे हॉस्पिटल में जाते हुए. दिस इज टू मच. दिस बिकम अ न्यूज़ बेसिकली. हाँ, दिस इज बिकम अ न्यूज़, एंड he wants his own personal time, and that is not correct if he were to take treatment in India. So the paparazzis which are after their life and they get into their personal life, which I think they need some exclusivity from that. So they are forced to go to US or other places to take treatment. ये दो reasons मुझे समझ में आते हैं कि that why celebrities go out. Of course, बाहर के देशों में थोड़ी रिसर्च ज़्यादा है. जो भी नए मॉलिक्यूल्स आते हैं उनको इंडिया में आने में थोड़ा समय लग जाता है, एंड देयर इज़ अ प्रोसेस कि जो मॉलिक्यूल वहाँ लॉन्च होते हैं वो इंडिया में आते आते एक पर्टिकुलर DCGI ऑफिस से होते हुए एक अप्रूवल्स के साथ, मतलब इंडियन FDA अप्रूवल के साथ ही इंडिया में एंटर करते हैं, तो थोड़ा सा डिले होता है. दोज ट्रीटमेंट्स आर वेल अवेलेबल ओवर देयर, सो दैट मे बी अनदर रीज़न. बट ये ट्रीटमेंट्स बहुत कम लोगों को ज़रूरत होती है. बाकी लोग अपने बेसिक ट्रीटमेंट से और जो ट्रीटमेंट अवेलेबल है इंडिया में से उससे ठीक हो जाते हैं. ठीक है, तो मैं क्वेश्चन डायरेक्ट सर्वाइवर्स से करना चाहूँगा. सर आपने मेंशन करा दैट वी आर फॉर्चुनेट दैट वी हैव सर्वाइवर्स टुडे विद अस. सो मैम, व्हाट इज योर माइंडसेट एंड द मैसेज यू वांटेड टू गिव एट द एंड कि ट्रीटमेंट किस तरीके से रहता है और अपने आप को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए? द मैसेज यू वांट टू गिव टू द वेल, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. When you are diagnosed,
कोई माइंडसेट नहीं होता है. द फर्स्ट थिंग तुम्हारे माइंड में आता है कि वाई मी, ये मेरे साथ क्यों हुआ. So point number one is you have to get out of that mindset, right? So when I was diagnosed and when kind of I got in touch with Dr. Manish and the surgical oncologist, one of them told me कि सबसे to survive this, you need good support of the family, you need good friends, and you need a great doctor, right? आई थिंक अगर ये 3 आपके साथ सॉर्टेड हैं तो प्रिटी मच आपकी जर्नी का जो स्टार्ट है वो सही है, राइट. सो सेकेंडली, इट इज़ डिफ़िकल्ट, लेट्स फेस इट, इट इज़ गोइंग टू बी डिफ़िकल्ट, इट इज़ नॉट एन ईजी राइड एट ऑल. डिफ़िकल्ट है, आपको अपना माइंडसेट आपको अपने आप को संभालना पड़ेगा, राइट. So for example, I became more on the spiritual side. Like I'm not very much like a God fearing person. I acknowledge that we have to like एक दिया जोत बत्ती जला दी, हो गया काम, but I'm not like a God fearing sort of a person, but I believe in God, right? Your direction towards spirituality, it takes a direction. I did try to do those chantings. I started going to the Gurudwara more often. I just sat there, like आप गुरुद्वारे में चले जाओ, like I've been brought up in that environment wherein the Gurudwara is everything for me, right? गुरुद्वारे में जाओ, बैठ जाओ, just sit there for an hour. It's an eye opener, okay? So एक तो ये. Second, thirdly is that your child needs you. Like when I was diagnosed, my daughter was just 3 years old, right? I just can't abandon my child. So that is where the fighting kicks in, right? So then the journey slowly started, and when we got associated with Dr. Manish, and then basically I followed protocol. मैंने एक भी डॉक्टर्स अपॉइंटमेंट मिस नहीं करी है. मेरा प्रोटोकॉल है रादर कि एवरी 6 months आपको चेकअप कराना है. आई हैव नेवर मिस्ड इट. It's been 10 years now. I have fixed my time. I go to Dr. Manish in June. I go to Dr. Manish in December. And I do that without fail. Right? So follow protocol. Don't be shy. आप जाओ डॉक्टर के पास. Why are you holding back? Right? Because I went to the doctor, possibly मेरा diagnosis was caught early, and that is why I'm sitting here before you today. So that then how आपका लाइफस्टाइल आपका है. डॉक्टर सिर्फ एक पॉइंट के बियॉन्ड क्या बोल सकता है. ही विल टेल यू ओके लूज 10 kilos, बट दैट्स इट. नो, लूज तो मुझे करना है ना वेट, राइट. सो मैंने बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस करे अपनी ये जो 10-year जर्नी में. इट विल बी 10 years इन दिसंबर. मैंने बहुत लाइफस्टाइल चेंजेस करे. आई डोंट डू अल्कोहल, आई एम प्योर वेजिटेरियन. आई वॉज अ नॉन वेजिटेरियन. आई चेंज माई लाइफस्टाइल आफ्टर द कैंसर डायग्नोसिस. आई स्टॉप्ड ईटिंग. I am not saying non-vegetarian is bad, let me be very clear on that, but it is my choice, right? I don't have alcohol at all. I was never a smoker, right? Then came movement, जो डॉक्टर मनीष ने भी बोला है, moving. We are sedentary, okay? I do like a 9 to 6 job, right? But I wake up at 5 o'clock to make sure कि मैं 5:30 to 6:30 अपना वर्कआउट करूँ विदाउट फेल, राइट, टू मेंटेन द इंटेग्रिटी ऑफ माई बॉडी एंड इंश्योर दैट दिस इज लाइक अ लॉन्ग टर्म थिंग. सो येस, इट इज़ अ लाइफ स्टाइल, इट इज़ अ माइंड सेट, एंड that will give you the success. Okay. And ma'am, what was you as a person before the treatment and after the treatment? How do you see yourself? मुझे ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आते. मैंने अपनी लाइफ को वैसे ही रखने की कोशिश की जैसे मैं पहले थी, क्योंकि वैसे भी मेरे हस्बैंड का, मेरे चिल्ड्रन का बहुत सपोर्ट था मेरे साथ. उन लोगों ने मुझे चेंज होने भी नहीं दिया. उन लोगों ने मुझे फील ही नहीं कराने दिया कि मुझे इतनी बड़ी बीमारी हुई है. उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि अपनी लाइफ को वैसे ही जियो जैसे पहले जी रहे थे. तो मेरी लाइफ में ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं आए.
ठीक है, एक रूटीन आ गया कि मुझे टाइम टू टाइम डॉक्टर्स को विजिट करना है या फिर मेडिसिन लेनी है, बस ओवरऑल इतना ही डिफरेंस मैं कह सकती हूँ। मैम आपने ऐसा नहीं सोचा मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, जस्ट लाइक ये तो सभी सोचेंगे, कि मेरे साथ क्यों क्यों हुआ है? बिल्कुल, ये तो सभी सोचेंगे। आप कैंसर को ऐसे नहीं ले सकते कि कैंसर ऐसी चीज़ है कि वो किसी को भी हो जाएगा। इसका नाम ही डर से शुरू होता है। और तो इसका आंसर मिला क्या? इसका आंसर मिला? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ रियली मेरे को क्यों हुआ। नहीं मिला। नहीं मिला। हाँ, थोड़ा सा था, मे बी स्ट्रेस मेरे में ज़्यादा था, थोड़ा सा इमोशनल ज़्यादा हूँ शायद इसलिए, या फिर प्रोफेशन वाइज भी थोड़ा सा था, तो हो सकता है एक ये रीज़न हो सकता है। इसके अलावा मुझे और कोई ऐसा रीज़न समझ नहीं आता कि ठीक है। एनी मैसेज मैम यू वांटेड टू गिव टू स्ट्रॉन्गर द वुमेन आउट देयर हु आर सर्वाइविंग राइट नाउ, एनी मैसेज यू वांटेड टू पास ऑन? अगर विल पावर अच्छी है, आप सोचेंगे कि आप को जीना है, अच्छी तरह से जीना है, तो आप कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो अगर आप को कैंसर से बचना है तो आपकी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट बहुत बुरा है। जी, ट्रस्ट रहना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, भगवान पे भी और डॉक्टर पे भी। एक लेडी के लिए ना उसके बाल जाना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मैं इस पे आने वाला था, व्हाट आर द लाइक साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? तो मेरे लिए एक सबसे ज़्यादा बैड फेस वो कह सकते हैं जब मेरे बाल जा रहे थे, वो मुझे बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, और बाकी चीज़ मैनेजेबल थी, पेन था जो था वो सब मैनेजेबल था, बट बाल जाना मुझे क्योंकि आप एनालाइज नहीं कर सकते अपने आप को, राइट? ठीक है सर, इसमें मेजर साइड इफेक्ट्स क्या देखने को मिलते हैं? So, since we are discussing breast cancer में not everybody requires chemotherapy. If you are able to detect very early, so early detection is also very key in breast cancer at least. तो कोई अच्छी बात ये है, ब्रेस्ट कैंसर एक्सटर्नल ऑर्गन है, कोई इंटरनल ऑर्गन तो नहीं है। अब अंदर क्या चल रहा है तो किसी को नहीं पता, पर ब्रेस्ट तो ईजी टू एग्जामिन है, तो हम सबको काउंसल करते हैं। मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव, सबसे सस्ता तरीका है, कोई पैसे लगने ही नहीं, अच्छा, वो है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। अच्छा, अ फीमेल शुड डू सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स। उससे पहले भी कर लो तो कोई नुकसान नहीं है। आफ्टर द एज ऑफ 25 ईयर्स, immediately after the menstrual cycle is over, because that is the time the breast is soft, it's not painful. तो जैसे जैसे हार्मोन्स बढ़ते हैं साइकिल्स में, तो वो ब्रेस्ट थोड़े पेनफुल हो जाते हैं, फिर आदमी एग्जामिन नहीं कर पाता। इमीडिएटली आफ्टर द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ ओवर, यू डू अ सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, चाहे नहाते हुए कर लो, चाहे शीशे के सामने कर लो, कैसे भी कर लो। एंड उसकी इतने सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं कि व्हाट इज़ द करेक्ट वे ऑफ पैल्पेटिंग, सो आई डोंट हैव टू go into the detail of it. जी, And that habit of self breast examination can bring in early recognition of the disease. Number one. Number two, अगर आपको कुछ एबनॉर्मल लगता है, हो सकता है एबनॉर्मल ना हो, 90% चांस है वो एबनॉर्मल होगा नहीं, आपको लग रहा है कि मेरे को सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में कुछ गांठ सी नज़र आ रही है, डोंट शाई टू गो टू अ डॉक्टर एंड गेट इट एग्जामिन्ड, प्रेफरेबली अ ब्रेस्ट सर्जन और अ ऑन्कोलॉजिस्ट। मैनी टाइम्स आई हियर स्टोरीज दैट हम गए तो जनरली फीमेल किसके पास जाती है? गायनेकोलॉजिस्ट। दे आर मोस्ट कंफर्टेबल गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। ऑफ कोर्स थोड़ा सा एक ऑपोजिट सेक्स का थोड़ा सा एक फियर फैक्टर भी होता है, विच आई अंडरस्टैंड। उनको लगता है नहीं ये थोड़ा सा घरेलू एडवाइस मिल जाएगी एंड दिस एंड दैट, बट गायनेकोलॉजिस्ट कई बार सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन समटाइम्स दे आर नॉट एबल टू डू, और दे आर नॉट एबल टू, एंड दे पुश इट अंडर द कारपेट, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। कई बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, ऑफ कोर्स विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट, जैसे कि यार हमने तो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया था, दे कंप्लेन, और उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया, देखो ये कैंसर बढ़ गया। फिर बड़ा बुरा लगता है कि मेरे ही कोलीग के बारे में ऐसा बोला जा रहा है, ये ठीक नहीं है, शायद उन्हें कर लेना चाहिए था। सो मुझे लगता है कि परहैप्स दे आर नॉट, या तो ऑल गायनेकोलॉजिस्ट शुड गेट ट्रेंड इन सेल्फ ब्रेस्ट एंड हैव दैट इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, राइट। अगर आप व्हाट द माइंड डजंट नो द आइज डजंट सी, ये एक कहा जाता है ना, so that means they are not trained.
how could they miss it? They should not have missed it. So please palpate the breast of the patient. अगर आपको कुछ डाउट लगता है भाई अल्ट्रासाउंड करा लो, कितने में होता है? 1500 रुपये में तो अल्ट्रासाउंड हो जाता है। मैमोग्राफी लिखने में क्या जाता है? सिर्फ हाथ लगा के ये मत बोलो कि कुछ नहीं है। इफ़ यू आर इन डाउट तो यार जस्ट गेट दिस इन्वेस्टिगेशन। सो ब्रेस्ट मैमोग्राफी एंड एन अल्ट्रासाउंड ब्रेस्ट विल कैच। अ गुड ब्रेस्ट मैमोग्राफी के अंदर एक स्कोरिंग सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं बायरेड स्कोरिंग, राइट? ब्रेस्ट इमेजिंग रेडियोलॉजी असेसमेंट स्कोरिंग सिस्टम होता है। अगर बायरेड स्कोर हाई है, 4 या 4 से अधिक है, तो आपको बायोप्सी और एफएनएसी करानी ही है। दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी टू अर्ली डिटेक्ट विच कैन सेव यू फ्रॉम कीमोथेरेपी ऑल्सो। अब सीमा ने बोला कि भाई कीमोथेरेपी होगी तो ही बाल झड़ेंगे, कीमोथेरेपी नहीं होगी तो बाल नहीं झड़ेंगे। स्टेज 1 कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर will likely not require chemotherapy, only surgery, only radiation therapy, smaller surgery, you get away without chemotherapy, खर्चा कम, output ज़्यादा, and you are saved from the ill effects of chemotherapy. 90% chance, 80% chance that you will not require chemotherapy if you early detect. So एक तो सक्सेस बढ़ गई, दवा कम लगी, साइड इफेक्ट कम हुए, खर्चा भी कम हुआ, आउटपुट भी ज़्यादा हो गया। because of early detection. Early detection. So early detection is the key. Cell breast examination, mammography, ultrasound breast. ये 3 चीज़ें हैं जिससे you can early detect breast cancer. सर मैं कीमियोथेरेपी जैसे आपने मेंशन करा, मैं कुछ क्वेश्चंस करना चाहता हूँ। एक मिथ है, कोई भी यूजर जाके उसके बारे में गूगल पे देखता है, यूट्यूब पे देखता है, बहुत अच्छी इमेजेस नहीं देखने को मिलती है। जैसे आपने मेंशन भी करा कि थ्रेट सामने दिख जाता है, तो आप मैं चाहता हूँ वो मिथ थोड़ा सा सर क्लियर करिए अबाउट द कीमियोथेरेपी। So chemotherapy has been a very integral part of cancer treatment and it has resulted into great improvement in survival. So यहाँ since हम breast cancer की बात कर रहे हैं, I'll take you back into history in 1970. हम 1970 से चलते हैं। 1970 में कोई कीमोथेरेपी नहीं थी। Surgery was only mainstay of the treatment followed by radiation. There was no chemotherapy. No chemotherapy available. ड्रग ही नहीं थी कोई। तो 5-year सर्वाइवल रेट, 5-year सर्वाइवल रेट मीन्स जो 5 साल जी गया, वो ठीक हो गया, 30% था। आज हम बैठे हैं 5-year सर्वाइवल रेट ऑफ 90% इन ब्रेस्ट कैंसर, राइट? अर्ली स्टेज, मैं अर्ली स्टेज की बात कर रहा हूँ, मैं स्टेज 4 की बात नहीं कर रहा। 90% की। अब भाई सर्जरी में क्या इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, राइट? सर्जरी ठीक है, अब एनेस्थीसिया बेटर हो गया, स्कार कम आता है, यू कैन डू ब्रेस्ट preservation surgery, but surgery, the premise of surgery is to remove the disease. Right. अब सर्जरी तो यही है ना। अब सर्जरी में क्या इम्प्रूवमेंट? सर्जरी बेहतर करने से तो इम्प्रूवमेंट सर्वाइवल का नहीं हो, तो 30 से 90% की जर्नी कैसे हुई? तो मैं ये समझाता हूँ ओपीडी में बैठकर। सो द फर्स्ट ड्रग विच केम विद फर्स्ट कीमोथेरेपी इन 1970 वाज CMF कीमोथेरेपी। 12 महीने चलती थी, 12 महीने कीमोथेरेपी चलती थी, राइट? 12 साइकिल्स ऑफ CMF। तो सर्वाइवल उन्होंने रैंडमाइज्ड कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल किया। 500 वुमेन को 250 को कीमोथेरेपी दी, 250 को सर्जरी के बाद कीमोथेरेपी नहीं दी। तो सर्वाइवल इम्प्रूव फ्रॉम 30% टू 50%, 20% गेन हो गया। फिर आई एक ड्रग एड्रियामाइसिन साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब तब तक 1980s तक दिस बिकेम अ स्टैंडर्ड ऑफ केयर कि CMF तो 12 महीने देनी है। अब उन्होंने सिर्फ 6 महीने कीमोथेरेपी दी एड्रियामाइसिन साइक्लोफॉस्फेमाइड। अब CMS से उसको कंपेयर किया तो सर्वाइवल 10% और बढ़ गया। CMF वाले आर्म में 50% रह गया और AC जिसको मिला उसको 30%, दैट रेड कलर ड्रग जो जिसकी वजह से बाल जरूर चले जाते हैं। फिर आई एक न्यू ड्रग कॉल्ड एज टैक्सेंस क्लास ऑफ ड्रग। अब उन्होंने क्या किया, अब यार AC को थोड़ा और कम कर दिया। AC इज एड्रियामाइसिन साइक्लोफॉस्फेमाइड, दवाइयों के नाम है, और उन्होंने रैंडमाइज स्टडी करी, अब टैक्सेन और जोड़ दिया। तो 500 लोगों को AC मिला, 500 लोगों को AC फॉलोड बाय T मिल गया। तो सर्वाइवल इम्प्रूव बाय अनदर 10%, 70% हो गया। अब उन्होंने भरपूर कोशिश करी, उन्होंने एक और दवाई जोड़ दी, जेमसिटाबीन, टॉक्सिक कर दिया दवाई को, शायद और सर्वाइवल बढ़ जाए। केपसिटाबीन जोड़ दी, कुछ नहीं हुआ। तो नहीं, ऐसा नहीं है कि वो होते ही चला गया। फिर उन्होंने सोचा, दिमाग लगाया, यार अब क्या करें। उन्होंने पहले कीमोथेरेपी को हम एवरी 3 वीक्स देते थे, फिर उसको उन्होंने कंप्रेस कर दिया प्रोटोकॉल, एवरी 2 वीक्स दो, और कुछ सपोर्ट सिस्टम बढ़ा दो ताकि ब्लड काउंट्स वगैरह ना गिरे। तो वो ग्रोथ कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टडी हुई, इसका नाम था CLGB 9741। अब उन्होंने उस स्टडी को जब उसके रिजल्ट्स देखे तो उसमें 8% सर्वाइवल रेट और बढ़ गया। अच्छा। सो इट बिकेम 78%। फिर कुछ पर्टिकुलर ड्रग्स ऐसी आई
कुछ कीमोथेरेपीज को सर्जरी से पहले करने लग गए क्योंकि उनको समझ में आ गया कि ब्रेस्ट कैंसर एक डिजीज़ नहीं है, इट इज़ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़। कुछ एग्रेसिव हैं, कुछ नॉन एग्रेसिव हैं, कुछ इंटरमीडिएट हैं। तो जो एग्रेसिव टाइप थे उनमें कुछ ड्रग्स को ऐड किया गया, पहले ऑल कमर्स को ऐड कर रहे थे। तो धीरे धीरे करते करते सर्वाइवल रेट्स और 2-4%, 5-5% बढ़कर आज 85-90% के करीब सर्वाइवल रेट्स हैं, 80 to 90%। वेरी सक्सेसफुल रेट ट्रेडिशनल फ्रॉम ट्रेडिशन। सो कीमोथेरेपी, अब आ गए हम उसी बात पे कि सो दिस इज नॉट अ जर्नी ऑफ 1 year 2 years की भाई कीमोथेरेपी करना। From 1970 to 2025, 55 years have elapsed. More than 1 lakh women have participated in clinical trials across the world in the name of scientific progress, when they did not know at the time of randomization that they are going to the worst arm or to the better arm. So we have to pay respect to these 1 lakh women over last 55 years, जिन्होंने 55 साल में इतनी 1 लाख औरतों ने अपने आप को ऑफर किया साइंटिफिक प्रोग्रेस के लिए, जिसकी वजह से आज जो हम बोलते हैं वो हम इतनी डंके की चोट पे बोलते हैं, वो इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि इतने लोगों ने अपनी आहुति दी है। राइट। It is not a journey of 1 year. It is not a journey of, it is a sacrifice of so many women. That we could do clinical trials, we could do participate in clinical trials, and we could generate this amount of level of evidence. ये उसकी तरह नहीं है यार कि आपने प्रयोगशाला में टेस्ट किया और आपने कोरोनिल को ओके कर दिया। कोई रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल नहीं हुआ, लेकिन कोवैक्सीन से रैंडमाइज कंट्रोल क्लिनिकल ट्रायल मांगा गया, कोरोनिल से नहीं मांगा गया। और कोवैक्सीन ने बोला कि भाई ये 78.3% सक्सेसफुल है, 100% नहीं है। कहा गया ना, WHO ने तभी मान्यता दी जब पूरा डेटा पब्लिश हुआ, तभी आप कोवैक्सीन लगाकर बाहर उड़ के जा सकते थे, नहीं तो उससे पहले कोवैक्सीन लगाने के बाद नहीं जा सकते थे, आपको कोविशील्ड लगानी पड़ती थी। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इट क्रिएट्स रैंडमाइज्ड कंट्रोल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स एंड नॉट जस्ट बेस्ड ऑन समबडीज विम्स एंड फैंसीज, कि सिर्फ आपने प्रोपेगेंडा फैलाना है मीडिया में आकर कि हमने प्रयोगशाला में टेस्ट कर लिया और ये सब कुछ ठीक है। We have all the evidence, the stats and the data. Evidences, stats, everything. Everything we have. ठीक है. That's a best, I would say, the example, the brief, the description that anybody wants to hear about this, right? So we have this much of traditional knowledge about the chemotherapy. So sir, again मेरा क्वेश्चन वही था कि threats किसी भी वुमन के माइंड में सबसे पहले यही आता है जो इमेजेस उसको देखने को मिलती है। So when you explain things like this in the OPD to somebody, they become committed to the treatment. When you are committed to the treatment, then you accept the treatment. हमारे दोनों ही सर्वाइवर्स ने एक बहुत बड़ी बात बोली, you need that social support. You should not be standing alone. ये एक ऐसी लड़ाई नहीं है जो आप अकेले लड़ सकते हो, आपको अपने सपोर्ट सिस्टम का सहारा चाहिए होता है। कई बार ऐसे ख्याल शायद आते होंगे, मुझे नहीं पता, मतलब दे कैन से कि यार क्या करना है, लड़कर छोड़ देते हैं, लेट्स लेट इट गो। भगवान पे शायद गुस्सा भी आता होगा, ऐसे कुछ ख्याल आते होंगे, फ्रस्ट्रेशन होती होगी, बट समटाइम्स यू हैव टू फाइट दैट जर्नी। आई थिंक Rimple said a very important point that she could not have abandoned the child. So I heard that. So that was giving her the strength to fight it out, because you have to get okay not for just yourself but also for the child. So she was driving that strength from the child. And Seema said one thing, that उनकी फैमिली ने उनको पता ही नहीं लगने दिया कि आप बीमार हो. That means the life could just carry on without even having that hitch कि you are sick. That means the family support is so very good, and family support is so very important. I think this social support system and this social fabric that we have in India is not seen outside. If you go to the US, लोग कहते हैं ठीक है अमेरिका चले जाते हैं जी ट्रीटमेंट कराने, बट आपने अमेरिकन्स का हाल देखा है क्या? ठीक है, वहाँ पर ना कॉलेज के स्टूडेंट ड्यूटी देते हैं, उनको उनका खर्चा मिलता है कि ये एल्डरली के यहाँ एल्डरली होम्स हैं, वहाँ पर जाके रह लो, क्योंकि उनके बच्चे तो रहते नहीं साथ में उनके. ठीक है, दिस सोशल फैब्रिक इज मिसिंग इन अमेरिका. दैट मीन्स दीज पेशेंट्स मस्ट नॉट बी हैविंग एनी पर्पज ऑफ लिविंग ऑल्सो. If you don't have any purpose of living, why would you put up a fight against it? So she had the purpose of living. She had her child, which was giving her the strength to fight it out.
बट ये पर्पस ऑफ लिविंग तो शायद अमेरिका में मिसिंग है। आप दवाइयाँ कितने भी तरीके की बना दो, लेकिन आपके पास आपको ले जाने के लिए, अस्पताल ले जाने के लिए, वो दवाई लगवाने के लिए आपके पास कोई सहारा ही नहीं है, तो ऐसी दवाई का फ़ायदा क्या होने वाला है? जी, और ये दवाई लगेगी attachment is कैसे? missing, right. लगेगी भी कैसे? So I think we must weigh the strength of Indian community, the social fabric which joins us together, which keeps the family together. This is also a very important part in fighting this disease. ओके, बेस्ट। सो मैम, जैसे आपने मेंशन करा, वेयर डू यू सी द इंडियंस अकॉर्डिंग टू देयर लाइफ स्टाइल, अकॉर्डिंग टू देयर स्लिप शेड्यूल, हाउ मच आर दे इनटू द जीरो एट द स्टेज, लाइक आगे चल के उनको थ्रेट मिलने वाला है या फिर देख सकते हैं अपने आप को? बिकॉज यू ऑल्सो सी, सर ने मेंशन करा, अगेन वी आर मूविंग वेरी फास्ट बट द पीपल दे इग्नोर द साइंस, सो हाउ मच डू यू रिलेट? Actually, I do a lot. So, for example, जहाँ मैं like I work, where I work, it's largely the Gen Z at a lower rung, you know, the front line, so to speak. Great people, great guys, but कभी कुरकुरे खा रहे हैं, आपके 4 बजे चिप्स आ रही हैं, ठीक है, नीचे चाय पी रहे हैं 3-4 कप, राइट? और अगर पूछो कि वेट गेन क्यों हो रहा है, मुझे PCOD है, ओके, राइट? सो उठ रहे हैं 8 बजे, तैयार होके 9 बजे ऑफिस पहुंच जाते हैं, यू नो, काम कर रहे हो 7 बजे तक, 8 बजे तक काम कर रहे हो, घर जा रहे हो, राइट? वीकेंड पे आपकी पार्टीज हो रही हैं, लाइक आई सेड, enjoy it, not a problem. I mean, who am I to judge anybody? But सीढ़ियाँ चल लो, लिफ्ट मत लो. Like I actually give this advice to a lot of them कि why are you taking the lift? It's just 3 floors, na? Why don't you climb the stairs up and down? You know. So the point is, my concern is mostly that we are becoming very sedentary. आप हिलते ही नहीं, ठीक है, आप चलते नहीं हो, वर्कआउट करना तो दूर की बात है, आप चलते ही नहीं हो, आप वॉक ही नहीं करते, आप चेयर पे बैठते हो, वापस जाते हो, घर जाते हो, लेट जाते हो, टीवी देखते हो, राइट? सो दैट नीड्स टू चेंज. आप टाइम निकालो, राइट? यू गो आउट, यू डू योर सोशलाइजिंग, एक यू नो, बट मॉडरेशन में करो. दैट्स वॉट माई वर्जन ऑन दिस इज. आइडियली स्टॉप हैविंग अल्कोहल इज़ माई एडवाइस. ठीक है, नहीं हो सकता, बट आप उसको कट डाउन करके आप उसको मॉडरेशन में करो, राइट? वाई डू यू वॉन्ट टू स्मोक? आप क्यों डू यू वॉन्ट टू मेक अ स्टेटमेंट? मतलब आप यू सपोज टू बी कूल बाय स्मोकिंग? नहीं, यू आर नॉट. तो स्मोकिंग आइडियली नो, लाइक ज़ीरो. सो यू जस्ट ट्राई दैट आउट, बिकॉज एट 20, एट 25 आपको बॉडी में इंडिकेशन नहीं मिलेगा. पॉसिबली 30 में आपको माइन्यूट इंडिकेशन मिलेगा. I don't know, maybe your lower back is paining, or maybe your something is paining somewhere, or maybe suddenly the heart has skipped a beat. वो इतने small indications आएंगे, आपको पता नहीं चलेगा. So another message जो मैं बोलना चाहती हूँ is listen to your body. Sometimes there is pain, there is aches, there is some stress in the body जो constant है, जो nagging है, ignore मत करो, डॉक्टर के पास जाओ, सीक मेडिकल अटेंशन. इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट वोंट बी, इट विल बी नथिंग, कुछ नहीं होगा, पर सीक मेडिकल अटेंशन. टेक द मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एडवाइस. आप डॉक्टर नहीं हो, आप एक्सपर्ट की एडवाइस लो. दैट्स माई टू बिट ऑन दिस. एंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आप मेरे ख्याल से बेस्ट एग्जाम्पल होंगे इसको आंसर करने, हाउ टू फाइंड अ गुड डॉक्टर और अ ग्रेट डॉक्टर. या आपने कैसे लुकआउट करा था? बिकॉज दे पीपल हु आर इन मुंबई, दे पीपल हु आर इन बेंगलोर, राइट, इन अदर एरियाज द ऑडियंस आर देयर, सो हाउ, व्हाट द इंडिकेशन दे शुड सी? वैसे मैंने है ना, एक डॉक्टर ने ट्राई किया था. मैं फोर्टिस भी गई थी, मैं अपोलो भी गई थी, और पर मुझे सबसे बेस्ट डॉक्टर मनीष लगे, और वो मेरी बेस्ट चॉइस थी. अगर मुझे मेरे ट्रीटमेंट में हेल्प जो पूरी मिली है वो डॉक्टर मनीष से मिली है. उन्होंने भी मुझे कभी फील नहीं होने दिया कि आप इतना बीमार हो, आप ये हो. नहीं, बस नॉर्मली सब कुछ चल रहा है और नॉर्मली ही सब कुछ हो गया. तो मुझे
वैसे डॉक्टर इसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट पार्ट जो प्ले करते हैं डॉक्टर ही प्ले करते हैं, और मेरे डॉक्टर बहुत अच्छे थे। ठीक है सर, सर्वाइवर्स के साथ कितना इमोशनली अटैच होना चाहिए और कितना नहीं, मैं को आपसे पूछना चाहूँगा। मुझे फंसा रहा है। सो नहीं, आई थिंक आई लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय सेइंग when you see a patient, what I do, I don't know what others do, but when you see a patient, you have to be, first of all, in command of the situation. You should not be ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं, हाँ ये भी कर सकते हैं. You have to be in command. And how do you be in command of it? You have to be very knowledgeable. You have to be up to the mark. You have to be up to date. When you are well read and you know what you are doing and you know that this is the correct and you believe the science that you practice, then you are obviously in command, right? जब आपको आता है और आप पढ़ चुके हो और उसको कई बार पढ़ चुके हो और आप उसको बिलीव करते हो, so you are in command. So I think patients seek doctors who are in command of the situation. But you don't have to be rude. People who are in command tends to become rude also. ये नेचुरल ट्रेट होता है सबका. जब आप थोड़े से ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट हो जाते हो तो आप थोड़े से रूड होने लग जाते हो. यू कैन नॉट बी रूड, राइट? सो यू हैव टू बी डिसेंट बट येट इन कमांड. सो दैट इज़ अ फाइन बैलेंस. दैट इज़ व्हाट आई ट्राई टू स्ट्राइक, कि डिस्पाइट बीइंग इन कमांड यू कैन नॉट बी रूड. यू हैव टू बी decent, you have to be down to earth, you should be approachable. And I love to be approachable. मैं नहीं कह रहा कि मैं सबके लिए अप्रोचेबल हो पाता हूँ. मेरे को बड़ा दुख होता है कि मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ, तो मुझे अंदर से स्ट्रेस होता है कि हाय मैं उठा नहीं पाया. बट ऑनेस्टली मेरा एक अटैम्प्ट होता है कि मैं उठाऊँ, मैं आंसर करूँ, मैं व्हाट्सएप का मैसेज का जवाब दूँ. रादर जब होली आती है, दिवाली आती है, न्यू ईयर आता है, कुछ क्रिसमस विसमस आ जाता है, आजकल हम सभी देशों के त्यौहार मनाने लगे हैं, ये भी बड़ा अजीब सा है. तो your WhatsApp gets filled up with so many messages, right, and your important messages gets buried. So I have to put a, मैं WhatsApp के ऊपर डाल देता हूँ that the WhatsApp is inundated with lot of Diwali messages. So important message may be missed. Please don't blame me. So I try to be in connect with them. I try to store their numbers with their name, with their disease, so that मैं recall कर सकूँ, मेरे को recall करने में समय ना लगे. So I think being approachable, being reachable, because doctor is your only point of contact. हमारे यहाँ ना हेल्थ केयर सिस्टम थोड़ा अलग है. सो डॉक्टर इज़ द सेंटर स्टेज. अगर आप अस्पताल में बिस्तर नहीं मिल रहा तो भी डॉक्टर जिम्मेवार है, जबकि मैं अकेला डॉक्टर नहीं हूँ. एंड आई एम इक्वली हेल्पलेस, बट आई कैन नॉट टेल दिस टू द पेशेंट. आई टेल हिम ओके आई विल ट्राई, मैं एक और फ़ोन कर देता हूँ बिस्तर के लिए, बिस्तर मिल जाए. बट यू आर एट द सेंटर स्टेज. कुछ और गड़बड़ हो गई, कुछ बिलिंग में एरर हो गया, कुछ भी हो गया, तो यू आर एट द सेंटर स्टेज. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट. So some doctors start feeling bad about it. I also used to feel bad कि यार मेरे को क्यों फ़ोन कर रही है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा काम थोड़ी ना है. But then over a period of time I realized that this is actually your job, because your patient is hooked to you and you have to be responsible for everything. Not responsible, but at least help them out. So I think these are two factors. Now इस पूरे के पूरे जो मैंने कहा उसमें emotional connect कहाँ आया. So you are emotionally connected, but not to the extent that you start grieving with them. Then you are never in command of the situation. So you have to have that distinction or that line drawn that you can't grieve with the patient. You may grieve inside, you feel bad from inside, you feel stressed जो वो ठीक नहीं हो रहे होते, आपको स्ट्रेस होता है, आप रात को ख्याल आते हैं. आजकल मेरा एक पेशेंट थोड़ा सा ठीक नहीं चल रहा और मैं कल सो ही नहीं पाया. मुझे कभी CT स्कैन आ रहा है दिमाग में, कभी बायोप्सी आ रही है, कुछ आया जा रहा है, तो आई एम नॉट एबल टू स्लीप. सो इमोशनल कनेक्ट है तभी तो नहीं हो रहा ना. बिल्कुल डिसकनेक्ट होता. और सो इमोशनल कनेक्ट, बट यू कैन नॉट ग्रीव. यू हैव टू ड्रॉ दैट लाइन. यू कैन नॉट ग्रीव इट, बिकॉज देन यू आर नेवर इन कमांड, बिकॉज यू हैव टू टेक सर्टन डिसीजन विच आर डिफिकल्ट टू टेक. यू हैव टू डू दैट रिस्क टेकिंग कैपेसिटी विल ओनली इंक्रीज if you are in command. So I think that line has to be drawn, and over a period of time आपको वो समझ में आ जाता है वो लाइन कैसे ड्रॉ होती है और कैसे होती है. विद एक्सपीरियंस आ जाता है. सर जैसे आपने मेंशन करा, अभी बहुत सारे ऐसे मेडिकल स्टूडेंट्स भी हैं जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं. सो आप अपनी जर्नी एक्सपीरियंस से उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मेरा बड़ा पर्सनल टेक होगा खैर, बट नॉट टू से दैट इट इज़ कमिंग आउट ऑफ, इट्स बेस्ड ऑन माई ओन एक्सपीरियंस.
सो आई थिंक डॉक्टर बनना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। एंड ये डिस्क्लेमर आपको पहले से पता होना चाहिए जब आप, इफ़ यू चूज़ टू बिकम अ डॉक्टर, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी, यू हैव टू हैव लॉट ऑफ पेशेंस, जिसको हम आजकल ROI कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, वो मिलेगा बहुत साल बाद। If you have to become a good doctor, you have to be very, you have to specialize and super specialize also. You have को 6 साल की MBBS करनी है, उसके बाद आपको NEET PG का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, जो कि बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम होता है। That means you have to be meritorious throughout your 6 years of medical career. Then you have to give a NEET PG entrance, which is very competitive. And then आपको उसको क्लियर करके 3 साल की MD करनी है। उसके बाद आपको एक DM एंट्रेंस एग्ज़ाम देना या MCH एंट्रेंस, सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, जिसकी अगेन बहुत कम सीटें हैं। इट इज़ अगेन वेरी कम्पिटिटिव, और वो भी आप अच्छी जगह से करना चाहते हो। एंड देन उसके बाद आपको 3 साल की DM करनी है। तो आप सुपर डुपर इंटेलिजेंट हो, आपने इस दौरान शादी ब्याह भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिर्फ पढ़ाई ही करते रह गए, तो 12 साल आफ्टर 12th क्लास, और अगर थोड़ा बहुत बीच में कुछ रिलैक्सेशन किया तो 14 साल तो मिनिमम, और ये भी तब जब आप बहुत मेरिटोरियस हो। सो आई कुड फिनिश माई करियर इन 14 ईयर्स, एंड जिसमें आई गॉट मैरिड ऑल्सो। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं, देन यू आर द जूनियर मोस्ट कंसल्टेंट, यू आर नॉट द सीनियर मोस्ट डॉक्टर, राइट? एंड देन now you have to become senior, and that will happen with time, with experience. But experience होगा कैसे? आपके पास तो कोई आने नहीं चाहता, आप तो junior most हो। Right. So now what? You are thrown in the open market, and now you don't know what to do, because nobody wants to come to you. Right. So again, now comes command over your subject. If you are in command of your subject and you are well read and you can articulate yourself very well, then patient will come to you, right? And gradually, if you keep doing good work, you stay connected with your patients, you give them that service that they want, that extra, that of course this has to come from your heart. This cannot be forced upon you, because अगर आप forced होके कर रहे हो तो आप थोड़े दिन ही कर पाओगे, ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे। So with that, you start becoming famous, and you start, patients want to seek you, and patient wants to come to you only, and then that is how you start getting ROI, maybe not in the form of ROI, but ROI is not just money. It also comes a lot of respect that you derive from your patients. So, and the love that they give you, and the respect that they give you. So it cannot be gauged by just monetary gains. It has to be gauged by the return of respect, the love, and also the blessings that you get throughout. So if you are made up for this type of an ROI, this much of hard work, and this much of prolonged hard work, I would say, consistent, prolonged hard work, then you are good to become a doctor. Okay, best. And if you are not, and you think that, you better change. MBBS के बाद बहुत सारे ऐसे options होते हैं. And they should be always ready to change. Yeah, I mean, you can go into MBA, rule over the doctors. There, आज की डेट में management holds sway in most of the hospitals. हॉस्पिटल में सबसे इम्पोर्टेंट आदमी आपके हिसाब से कौन होना चाहिए? Doctor. Right? It's management. Management. So you can go into management. They don't bring any patient. They bring nothing, right? But they manage doctors. They manage the entire. So you can go into management. But then they don't get that blessings. They don't get that love. They don't get that affection. This part is missing from them. This part is missing. But if you are craving for that love, that respect, then you better be a doctor. But if you are not craving for that, and you think that's not your cup of tea, then that is one way. Then you can go into pharmaceutical industry. You can go into so many other things. And you can do podcast. So like that. This is the career map for a medical student. So the ROI is not monetary only. Monetary भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है. Monetary भी है, but ROI is multifactorial ROI है. So you have to see what you are made up for. Okay, we have to analyze the picture. Analyze what you read, what gives you the kick. And what are the challenges that medical students face in today's world? I think बहुत सारी distractions हैं. मुझे ऐसा लगता है, मुझे ज़्यादा नहीं पता, because I've crossed that
time of medical student wala in way back in 2010 when I passed my DM from AIMS. But I think आज की डेट में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस बहुत हो गए. मेरे ज़माने में कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई स्मार्टफोन्स नहीं थे. ब्लैकबेरी आया करता था शायद उस समय, वो दैट वाज द बेस्ट फ़ोन. एंड बट व्हाट्सएप नहीं था. अब तो व्हाट्सएप है, रील्स है, इंस्टाग्राम्स हैं, फेसबुक्स हैं, पता नहीं क्या क्या है. ऑर्कुट है, पता नहीं ऑर्कुट है या नहीं. ऑर्कुट नहीं है, नहीं. आजकल नहीं है. So something like that. I think there are too many distractions, and you have to rise above those distractions. Okay. And so you have to stick to your goal. And we definitely need a lot of good doctors. Okay. मैं ये बता सकता हूँ कि बहुत अच्छे डॉक्टरों की बहुत ज़रूरत है. और जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और मुझे लगता है हम पॉपुलेशन बढ़ भी रही है और पॉपुलेशन बीमार भी हो रही है. बिल्कुल सर. और इतना पोल्यूशन है, इतना स्ट्रेस है, इतनी फास्ट लाइफ है. आने वाले समय में ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी. इंडिया इज़ गोइंग टू बिकम द कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड. ये तो लैंसेट की स्टडी है. अच्छा. एंड इट हैज़ बीन पब्लिश्ड इन लैंसेट. So with this large population of 140 crore people, अगर हमारा कैंसर इंसिडेंस बढ़ेगा तो यू कैन इमेजिन कि ये हम वी आर सिटिंग ऑन इट्स अ सिटिंग टाइम बॉम्ब. एंड डू वी हैव एनफ मेडिकल फेटर्निटीज़ who are senior enough to command the treatment of such patients whom we are going to see. So we definitely need good doctors, and so I will encourage people to choose medical profession, but choose with this disclaimer that it's a long journey. Long journey. But if I could do it, then anybody can do it. Okay. So sir, आज की डेट में which factor in the terms of cancer are you seeing is increasing globally? Which cancer is increasing globally? I think breast cancer is increasing at a very fast pace. And why is that so? So I think बहुत सारे multiple factors हैं. Smoking, alcohol are जो हम already discuss किए. Sedentary lifestyle, obesity, ये तो 4 मेन है. तीसरा है late marriages, no child, और child after the age of 30 years. अच्छा. ये तो बड़ा कॉमन है. आप कॉमन है आप इन दिल्ली सोच के देखोगे तो हाँ ऐसे ही तो होता है. ये तो होना भी चाहिए था, बट ऐसा नहीं होना चाहिए. सो बेसिकली ये तो हमें पता है कि ब्रेस्ट इज़ अ हार्मोन डिराइव्ड ऑर्गन इन द बॉडी. जब आप प्रेग्नेंट होते हैं तो हार्मोन्स वो बनने बंद हो जाते हैं. जब आप ब्रेस्ट फीड करते हैं फॉर 2 years वो हार्मोन्स नहीं बनते. इट्स अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन. Because the menstrual cycle doesn't start. Menstrual cycle stops when you have a baby, right? And when you are breastfeeding religiously, till the time you are breastfeeding, it's a natural contraception given by the Almighty, that your menstrual cycle will not start till the time you are breastfeeding well, right? So that means your hormones in the body get a break of 3 years. पहले होते थे 5 बच्चे. मैं नहीं कह रहा 5 बच्चे करने हैं, फैमिली प्लानिंग तो करनी है, बट चलो 2 भी हुए और राइट टाइम पे हो गए. द राइट टाइम व्हेन द ब्रेस्ट इज डेवलपिंग येट, आपको 6 साल का अगर ब्रेक मिल गया, 2 बच्चे हैं, 2 साल ब्रेस्ट फीड किया, 1 साल बच्चे को कैरी किया, सो 6 years ऑफ ब्रेक दिस प्रोटेक्ट्स यू फ्रॉम ब्रेस्ट कैंसर. Okay. सो टाइमली मैरिज. What is the right time? I want to know. Before the 30 years, Before definitely 30 you is the should right complete your family. That means your family should be completed. If you are aiming at 2 children, on an average, you should complete your family before the age of 30 years. Okay. A knot in time saves 9. Okay. And So, yeah. So rightly you. So these are the various factors by, and of course stress, जो कि measure नहीं किया जा सकता उसका. Unfortunately कोई thermometer बना नहीं है. But obesity that you mentioned, sir. So obesity is very common. Is very common in India, right? It leads to cancer. It leads to cancer. So there is a lot of hormonal changes which occur in obese people. Obese people also have their gut microbiome. गट के अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे लिए बड़े प्रोटेक्टिव होते हैं वो भी उनके अलग होते हैं. दे चेंज देयर गट माइक्रोबायोम. एंड नाउ गट माइक्रोबायोम के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो रही है दैट यू कैन टेक अ पिल एंड यू कैन चेंज द गट माइक्रोबायोम विच कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम कैंसर ऑल्सो. एंड अभी एक स्टडी पब्लिश हुई थी लैंसेट में जिसमें 7,000 स्टेप्स, एंड इफ़ यू कैन जस्ट गूगल इट, anybody can Google 7,000 steps Lancet. The study showed that somebody who is walking 7,000 steps a day decrease their
heart risk, death from heart diseases, cancer risk, death from cancer, depression, dementia, भूलने की प्रॉब्लम, डायबिटीज़ एंड फॉल्स, जो इम्बैलेंस की वजह से फॉल हो जाता है खासतौर पे एल्डरली लोगों में. वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी थी. इट वाज बेसिकली देयर पबमेड रिसर्च विद देयर एक्सट्रैक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन एंड ट्राई टू कंपाइल इट इन वन पेपर. The risk is higher if you are walking less than 2000 steps. अच्छा. It reaches unity at 2000 steps. The benefit continues up till 7000 steps for cardiovascular risk and cardiovascular mortality. यानी कि अगर आप 7000 से ज़्यादा चल रहे हो तो वो रिस्क और नीचे नहीं हो रहा, लेकिन कैंसर रिस्क एंड कैंसर मोर्टेलिटी और नीचे होते जा रहा है अगर आप ज़्यादा चल रहे हो. The curve is dropping even further. That means if you are walking 10,000, the curve is even lower. Again, for depression, dementia and diabetes, it's not going lower if you're walking more, right? It is just static at 7,000. So 7,000 is the norm. So I think that is a very good, easy metric to follow. Very easy metric. क्या लगता है, मतलब आजकल सबके पास स्मार्ट वॉच है, वो एक और फिट बैंड होता है, उसको पहन के अगर आप ये मेजर कर लो कि आप 7,000 स्टेप चल रहे हो, तो ये बड़ा इजी मैट्रिक है फॉलो करना. मतलब कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखे होने की जरूरत नहीं है, कुछ भी होने की जरूरत नहीं है. And I think it's a very important study and researched है. So this is one thing that one can follow. इससे obesity भी कम होएगी, फिटनेस भी बढ़ेगी और रिस्क भी घटेगा. बिल्कुल सर. जितने भी ऑडियंस आई बिलीव दे ऑल एबल टू रिलेट टू दिस. एक क्वेश्चन था इंडिविजुअल किसी का पर्सनल, कि किसी का अनहील्ड पास्ट ट्रॉमा है, कैन इट लीड्स टू बी टू दिस कैंसर इन द फ्यूचर एज वेल? मैं वुमेन को स्पेशली पूछना चाहूँगा कि किसी का अनहील्ड पास्ट ट्रॉमा. I think what you are referring to is fat necrosis or injury to Something the like breast, that. हाँ. or whether this can lead on to cancer or not. So, Well, is technical answer is no. No. Injuries do not lead. Injury किसको नहीं होती यार, मतलब इंजरी तो सबको होती है. तो injury is not related to cancer. There is no such link. ओके. सो व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन, अगर मैं पूछना चाहूँ कि मिसकंसेप्शन अभी सबसे बड़ा क्या है जो आप बरस्ट करें फॉर द कैंसर साइड? सो आई थिंक मिसकंसेप्शन सबसे बड़ा ये है कि भाई कैंसर इज़ अ डेथ सेंटेंस और इससे तो बचा ही नहीं जा सकता. एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि कैंसर हो जाए तो उसकी बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, बायोप्सी करने से फैल जाता है. मैंने, और ये तो मतलब बहुत ही कॉमन है, मतलब कम से कम 10 से 15 मिनट मुझे लगते हैं पेशेंट को कन्विंस करने के लिए बायोप्सी कराने के. उसमें से भी मैं 80% सक्सेस रेट पे ही पहुंच पाया हूँ. मैं 100% पे नहीं पहुंच पाया हूँ अभी भी, क्योंकि 20% फिर भी नहीं कराना चाहते. मैं उनसे पूछता हूँ एक सवाल, यार एक बात बताओ, अगर ये सिर्फ बायोप्सी से ही फैलता है तो फिर तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा सिंपल हो गया. कैंसर के बारे में शक हुआ, घर जाके बैठ जाओ, कुछ भी मत कराओ, अब तो ये फैलना ही नहीं चाहिए. कहते नहीं सर वो तो फैलेगा ही. तो फिर बायोप्सी को क्यों आपने उसको इतना ज़्यादा आप हाईलाइट कर रहे हो? बायोप्सी तो कर ही सकते हैं फिर तो बायोप्सी से क्यों फैला? कोई पेशेंट आता है ब्रेस्ट में गांठ है और वो ऑलरेडी स्प्रेड कर गया है, कहते जी बायोप्सी नहीं कराना चाहते, तो बायोप्सी से फैल जाए. फैल तो ऑलरेडी गया, अभी तक तो बायोप्सी हुई भी नहीं. सो बायोप्सी से नहीं फैलता है. बायोप्सी डजंट लीड द कैंसर टू स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड दिस इज आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिसकंसेप्शन दैट पीपल हैव. गॉन आर द डेज जब हम सिर्फ बायोप्सी के बेसिस पे सिर्फ बायोप्सी देखते थे. अब बायोप्सी के अंदर बहुत सारी सब टाइपिंग होती है, मॉलिक्यूलर स्टडीज़ होती है, फलाना होता है, जिससे मैंने आपको क्या बताया था शुरुआत में, 2011 के बाद कोई कीमोथेरेपी ड्रग नहीं आया, सब टारगेटेड थेरेपीज़ आ गई हैं, जिसका ज़्यादा अच्छा इफेक्ट होता है, ज़्यादा लंबा इफेक्ट होता है, कम साइड इफेक्ट होते हैं, ज़्यादा सक्सेस है. टारगेट तो टारगेट सेल्स पे ही ढूंढना पड़ेगा ना. टारगेट होगा तभी टारगेट थेरेपी काम करेगी. तो बायोप्सी तो चाहिए वो टारगेट थेरेपीज देखने के लिए कि कौन सी टारगेट थेरेपी दूँ मैं. आप ऐसे ही नहीं दे सकते टारगेट थेरेपी. सो biopsy is very imperative part of the treatment in cancer. Not only treatment but सटीक treatment, precise treatment of cancer. Okay. Because we have reached a time point when we do precision oncology more than just oncology. Okay. And any last message that you want to give to the viewer side? I think we'll start from our survivors. Please, yeah, please. Well, be vigilant. Early detection will save your life, will protect your family, and that's it. So get your, even if you are younger, if you are even below 30, at least do some sort of an annual blood work or something. Just go to your gynecologist and just get yourself checked.
I mean, you can start there. So basically the key is early detection and listen to your body. अगर पेट भी खराब है ना, just analyze it, वो पेट क्यों खराब है आपका, you know, इतना भी vigilance दिखाओगे, perfect, just go ahead, you'll be fine, you'll be happy, you'll be healthy. जैसा इन्होंने कहा, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप इससे सफ़र कर भी रहे हो तो होप नहीं लूज़ करनी चाहिए अपना। आप अगर चाहेंगे कि ना मुझे सरवाइव करना है तो आप कर पाएंगे, तो डोंट लूज़ होप। Absolutely. सो आई थिंक दोनों बातें बहुत इंपॉर्टेंट बोली सबने। एक तो बीइंग विजिलेंट एंड डोंट बी कैजुअल। विजिलेंट रहने में कुछ खास लगता नहीं है, एंड यू हैव टू जस्ट लिसन टू योर बॉडी, एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी क्लियर मैसेज। बॉडी डज गिव यू सम सिग्नल और दी अदर, बट हम कई बार थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं, इसको वी पुश इट अंडर द कारपेट, एंड यू हैव टू बी होपफुल। एंड आई थिंक with hope, being vigilant and getting the right advice, right time. And लास्ट मैं कहूँगा कि आज की डेट में इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पढ़ सकते हो। चैट जीपीटी है, टक 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 2 मिनट में आंसर आ जाता है। गूगल पे भी डालो तो एआई जनरेटेड आंसर आ जाता है। तो हमारी जो साइंस है, मेडिकल साइंस, उसमें कोई आपको बुद्धू तो बना ही नहीं सकता। Right? You have to read. You can just cross-check whatever has been said. And so, where is the confusion then? Why to even doubt? Why to even doubt treatment? Because it can be easily, so very easily cross-checked. And last message दूंगा कि यार भाई, there is good treatment available. You don't have to run from pillar to post. The best place to take treatment is closest to your home. कुछ लोग कहीं बड़ी बड़ी दूर जाते हैं ट्रीटमेंट लेने, यहाँ चले जाते हैं, वहाँ चले जाते हैं। यहाँ का पेशेंट बॉम्बे जा रहा है, बॉम्बे का पेशेंट यहाँ आ रहा है। आई डोंट थिंक सो, यू डू नीड टू डू ऑल दैट। गुड ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल, इतने सारे हॉस्पिटल्स खुल गए हैं, एंड गुड ट्रीटमेंट इज़ अवेलेबल एवरीवेयर। सो क्लोजेस्ट टू योर होम, वेयर यू कैन एटलीस्ट बीट द स्ट्रेस ऑफ ट्रैवल। लास्ट नॉट द लीस्ट, गेट अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस। कोई संजीवनी बूटी नहीं खा कर आया हुआ, ठीक है, एंड गेट अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस। और जो अक्षय कुमार कहते हैं ना, वो ऐड आती है जो, मुझे लगता है बड़ी अच्छी ऐड है वो, जिसमें वो बनकर आते हैं कौन से भगवान, पता नहीं, वट एवर। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट ब्लेम व्हेन यू गेट सिक दैट द ट्रीटमेंट इज कॉस्टली, राइट? डोंट ब्लेम इट। यू वांट द बेस्ट, you want to get okay, you want the least toxicity, and you want all that to come in the least possible package. ये कैसे हो सकता है ना? Not possible. और कितने दिन हो सकता है? किस कौन करेगा ऐसे, right? You want the best, so you got to give the best also. I'm not saying up. So take a good health insurance, a decent health insurance. आप देखो कि क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं। मैं समझता हूँ with so much increase in medical development, and every medical development takes its cost, right? So ये सारे ट्रीटमेंट्स कॉस्टली इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारा रिसर्च में पैसा लगा होता है, एंड आप उसकी कॉस्ट को नेगोशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये बनाते हैं वो सामने तो नहीं दिखते कि आप थोड़ा कम कर दो भाई। तो अमेरिकन कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं। सो आई थिंक टेकिंग अ गुड हेल्थ इंश्योरेंस, आज की डेट में अगर मैं NCR की बात करूँ तो 20-25 लाख रुपीज़ ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस शुड बी टेकन। एंड मैं ऐसा समझता हूँ, ऑल्दो आई एम नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और समथिंग, दैट इफ़ यू इंक्रीज द अमाउंट, it doesn't really increase the premium too much, and take it at the right time, when you are 20 or when you start earning, or 25 or whatever, because when you are young you get a cheaper health insurance, but when you get it at 50 years or 55 years and then you are obese also, and then your premium is higher, then you try to shrink the insurance amount, ये सब नहीं करना चाहिए। So keep fit, be informed, be vigilant, take a good health insurance, believe in yourself, be hopeful, and I think with good treatment, first of all, you should not fall ill. But in case you do, and you are not that lucky in that manner, then there are people, good people, who will be able to treat you well, and you'll get better.